हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव स्वामी और हमारे चैनल का नाम है अनुभव एजुटेक। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स सिलेबस से रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम है लाइट, एज यू सी। सो लाइट चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले इसी टॉपिक से करेंगे कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, राइट? तो लाइट मीन्स ऐसी एनर्जी जो हमें एक सेंसिटिविटी प्रोवाइड करे कि हम अपने ऑल अराउंड के फिजिकल वर्ल्ड को देख सकें, फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको देख सके। तो ऐसी एनर्जी जो हमारी आंखों को प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू हम फिजिकल वर्ल्ड को देख सकते हैं, उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं लाइट, राइट? देखिए, अगर हमारी आईज ठीक है, आईज बिहेव्स लाइक ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आईज ठीक है लेकिन किसी अंधेरी जगह में हम हो या अंधेरा कमरा हो तो क्या हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगी? तो जवाब होगा नहीं। लाइट हमारी आईज के लिए बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से एक इंजन के लिए फ्यूल काम करता है। अगर इंजन बिल्कुल ठीक है लेकिन हम उसमें फ्यूल फिल ना करें तो क्या इंजन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा? नहीं। इसी तरीके से लाइट का हमारे डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस है, रोल है, राइट? तो लाइट को अगर हमें डिफाइन करना हो इन सिंपल वर्ड्स, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, राइट? तो हम लेक्चर को इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से टॉपिक्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, साथ साथ हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। तो लाइट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म होती है विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नेसेसरी होती है। टू अवर आई, हमारी आंखों को सेंसिटिविटी जो प्रोवाइड हो रही है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वो किसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है? लाइट के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। इसी वजह से लाइट को एनर्जी की एक फॉर्म कहा गया है, राइट? अब फिजिक्स में अलग अलग तरीके की ब्रांचेस होती हैं। तो फिजिक्स में वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर लाइट को हम डिटेल में डीपली पढ़ते हैं? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 10th में लाइट के चैप्टर को पढ़कर ये समझ लेते हैं कि लाइट को हमने पूरी तरीके से समझ लिया तो आप गलत हैं। एक्चुअल में यहाँ हम लाइट के कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज को ही डील करेंगे, बट जैसे ही हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो लाइट को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, लाइट का जो फाउंडेशन है उसको क्लियर करते हुए जाना है ताकि आगे आने वाली कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझ सके। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट की नेचर को समझते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, लाइट किस तरीके से इफेक्ट्स डालती है इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। अब लाइट है तो लाइट का कोई ना कोई सोर्स होगा, लाइट किसी ना किसी सोर्स के जरिए प्रोड्यूस हो रही होगी डेफिनेटली। तो लाइट जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जो है हमारे हम अपने डेली लाइफ में भी ये ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि सन जो है लाइट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को एमिट करता है। इस तरीके से टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, तो ये सभी लाइट को एमिट करते हैं, ओके? लेकिन ये सभी लाइट को एमिट तो करते हैं, इनमें से कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी बॉडीज हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल वे में लाइट को एमिट कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैन मेड है, जैसे कि कैंडल है, बल्ब है, वो भी लाइट को एमिट कर रही हैं। तो स्टार्ट में हम ऐसी ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट को एमिट करती हैं खुद से, उनको कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे?
ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ऑन लाइट, यानी वो खुद की लाइट को एमिट करे, खुद की लाइट को रिलीज करे, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। समझ आ गया? ओके। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स भी इन्हीं को हम कहते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, राइट? और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इसी तरीके से नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन सी है जो नेचुरली हम देखते हैं, जैसे कि सन हो गए, आपका स्टार्स हो गए, ठीक है, कि नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पहले क्लियर कर दी, वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को रिलीज करें, लाइट को एमिट करे, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके। दूसरी तरीके की ऑब्जेक्ट्स होती हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होती हैं? देखिए, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जो खुद से लाइट को रिलीज नहीं करती हैं, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल अगर हम बात करें, सेलेस्टाइल बॉडी जो है मून, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओके, इसके अलावा बुक, टेबल। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर मून तो नाइट में हमें थोड़ा ब्राइट नजर आता है, तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहूँ कि हमें डे टाइम पे भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे ऑल अराउंड, वो ब्राइट नजर आती हैं, दिखती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लाइट को खुद से रिलीज कर रही हूँ। एक्चुअल में मून की जो ब्राइटनेस है वो सन की वजह से है। मून को जो ब्राइटनेस मिलती है वो सन की लाइट की वजह से मिलती है। ये बात क्लियर हो गई। अब दिन में मून को वो ब्राइटनेस क्यों नहीं मिल पाती? आप एज्यूम करें कि आप एक फील्ड में खड़े हुए हैं और डे टाइम है और सनलाइट आ रही है, और आप उस फील्ड में एक कैंडल को जलाकर रख दें, तो कैंडल की फ्लेम का जो इफेक्ट है वो सनलाइट के सामने नेग्लिजिबल होगा। इसी तरीके से जो मून की ब्राइटनेस है वो डे टाइम में हमको उतना महसूस, उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाती है जितना कि नाइट टाइम में होती है। बाकी एग्जांपल्स में बता चुका, जैसे बुक है, टेबल है, ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स कैसी ऑब्जेक्ट्स हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद से लाइट को रिलीज नहीं करती हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट ये हमको दिखाई देती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टर्मिनोलॉजी हमें लाइट से रिलेटेड समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। अब हम वन बाय वन लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब लाइट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम पॉइंट बना करके लिखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या समझेंगे? पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मैं पहले ही बता चुका, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, विच इज प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड होता है लाइट का एक डेफिनिट डायरेक्शन में चलना, मूवमेंट करना। ओके, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपेगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी वेव्स की तरह चलती है? कैसी वेव्स की तरह प्रोपेगेट करती है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम ईएम वेव्स भी कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन असलियत में ये अपने आप में एक बड़ी कॉन्सेप्ट है।
एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, इसके अंदर दो टर्म्स आ गए। पहला टर्म आ गया इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म आ गया मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि साइंटिस्ट ने ये पाया कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली वर्क करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे पे सुपरपोज होते हैं, एक तरीके से कह लीजिए ये एक तरीके से मिक्स होते हैं, तो इनके मिक्सिंग से, इनके सुपरपोजिशन से एक वेव कंस्ट्रक्ट होती है, और उस वेव को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि इन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसके कौन कौन सी होती है? जैसे एक्सरेज हो गई, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जैसे कि एक्सरेज हो गई। एक्सरेज का यूज आपको पता है, जैसे कि किसी के बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो एक्सरेज का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स हो गई, माइक्रोवेव का यूज माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। ओके, गामा रेज हो गई, गामा रेज का यूज मेडिकल के फील्ड में भी किया जाता है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है इनकी, राइट। तो इसी तरीके से और भी डिफरेंट काइंड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इवन जो लाइट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइट वेव्स, या इस लाइट को हम लिख सकते हैं विजिबल लाइट, वर्ड यूज किया जाता है। विजिबल लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट हमको फिजिकल वर्ल्ड की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस लाइट की मदद से हम फिजिकल वर्ल्ड को देख सकते हैं। इसी तरीके से एटसेट्रा और भी बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, राइट। तो ये सभी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने पाया कि जो लाइट है, जिसको हम विजिबल लाइट भी बोल रहे हैं, विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ही प्रोपेगेट करती हैं, मूवमेंट करती हैं, राइट। तो लाइट एनर्जी की फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह प्रोपेगेट करती है। आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब लाइट की सबसे अच्छी बात क्या है? लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको प्रोपेगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर कोई अनदर मीडियम है, उनमें तो लाइट ट्रेवल करेगी ही करेगी। लेकिन अगर वैक्यूम है, यानी जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैक्यूम है, स्पेस है, तो वहां भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट प्रोपेगेट कर सकती है। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, फॉर इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है वेव्स का एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलना। यहां तक क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 times of 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात आप ध्यान रखना, ये जो वैल्यू बोली जाती है ये अप्रोक्सीमेटली होती है, लगभग। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये 3 नहीं होता, ये 2.99 समथिंग होता है। तो कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए, वैल्यू को इजी रखने के लिए हम बोल देते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, वो 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। इसको आप ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि इस वैल्यू को एमसीक्यू में दे देते हैं, लेकिन इसकी यूनिट को अलग तरीके से चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे कि वो ऑप्शन में लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, speed of light in vacuum is first 3 × 10 to the power 10 centimeter per second,
बी 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड एंड डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आप ठीक कहेंगे बताइए। अब अगर आप इस चीज को रटेंगे कि सर ने बोला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस के हिसाब से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा है 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 को हम पावर में लिख सकते हैं 10⁻², तो ये हो गया सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें डिफरेंट यूनिट्स में भी वैल्यू याद होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर उसी वैल्यू को अलग यूनिट में दे एग्जाम के अंदर, तो हम वहां पे भी आंसर को फाइंड आउट कर सके, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ तक 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने लिख दी लाइट की, जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट जो है कौन से वेव की तरह होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्यूम में ध्यान रखना, वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, भी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे कई बार, कि फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस वैल्यू का हम बहुत से न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी जो लाइट होती है ये नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मीन्स होता है कि जो वेव्स क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेशन करे। देखिए जब हम एक इस तरीके से वेव ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है क्रिस्ट और नीचे वाला पार्ट होता है ट्रफ। तो ऐसी वेव्स जो कि क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेट करे आगे की तरफ, इनको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में समझा होगा ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती थी, जैसे कि साउंड वेव्स होती थी, साउंड वेव्स। अब वो कैसे होती थी, कंप्रेशन, फिर जहां पे पार्टिकल्स दूर होते थे रेररफेक्शन, कंप्रेशन, फिर जहां पे पार्टिकल्स दूर होते थे रेररफेक्शन। तो इस फॉर्म में जो वेव्स आगे की तरफ ट्रेवल करती है उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट जो वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है, मूवमेंट करती है, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो लाइट वेव्स का भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो लाइट वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स उन्हें भी कहते हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए, आगे मूवमेंट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना विदाउट मीडियम भी वो प्रोपेगेशन कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स को भी ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो लाइट नेचर में कैसी है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट वेव्स
कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट वेव्स जो होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनके अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती है। डिफ्लेक्ट मीन्स अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से लाइट वेव्स गुजर रही हो, पास हो रही हो, तो लाइट वेव्स अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होंगी। विदाउट एनी डेविएशन लाइट वेव्स जो है वो सीधे क्रॉस हो जाएंगी, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लाइट है ये डिफरेंट तरीके के मीडियम, जैसे कि हम बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कहाँ लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, कहाँ सबसे कम होगी। तो क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो जब लाइट इन पार्टिकल्स के थ्रू पास होगी तो लाइट को इन पार्टिकल्स के थ्रू पास होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स में लाइट की स्पीड लेस होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, लिक्विड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होते हैं। तो सॉलिड में जो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करिएगा, लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और सॉलिड में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इसके अलावा अगर हम गैस और लिक्विड को कंपेयर करें तो गैस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और लिक्विड में कम होगी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ा दें तो हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगी। वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगी, फिर उससे कम गैस, उससे कम लिक्विड एंड उससे कम सॉलिड। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए लाइट के, नोट डाउन करिएगा। और अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि लाइट से रिलेटेड है उनको वन बाय वन समझेंगे। नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। क्या समझना है हमें? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, आपके पास एक ग्लास विंडो है या बसेस में, व्हीकल्स में ग्लास विंडो लगी होती है। तो ग्लास विंडो के थ्रू हम बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं रोड पे, वो सब हमको दिखाई देते हैं। यानी कि जो लाइट है वो इन ऑब्जेक्ट्स को पास करके बाहर जा रही है, जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के दूसरी तरफ की ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन सी ऑब्जेक्ट्स कही जाएंगी? दोज substances which allow to pass the light completely, यानी कि जो लाइट को कंप्लीटली पास कराए खुद से, ऐसे मीडियम्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। दूसरा एक टर्म होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, अब समझना ये है कि ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होते हैं। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम का मतलब हुआ दोज substances which allow to pass light
पार्शियली, यानी कि लाइट को पार्शियली मतलब होता है कि वो अपने आप से लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं होने देंगे। पार्शियली, आंशिक रूप से, यानी लाइट उनसे पास तो होगी लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर को अगर हम देखें तो उसके थ्रू जो लाइट है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली पास नहीं हो पाती है, थोड़ा थोड़ा पास हो पाती है, राइट। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं विंडो ग्लास। विंडो ग्लास के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं या मीडियम्स होते हैं, इनको कहते हैं ओपेक। ओपेक मीन्स होता है जो लाइट को पूरी तरीके से स्टॉप कर दे, लाइट को खुद से पास ना होने दे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मीडियम्स को हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। तो ओपेक को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली, यानी कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस डज नॉट अलाउ लाइट टू पास, यानी पास होने के लिए लाइट को खुद से अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? ओपेक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिरर हो गया, ठीक है। मिरर को आपको पता हो, मिरर की बैक साइड पे पॉलिश होती है, तो पॉलिश की वजह से जो लाइट है वो मिरर से क्रॉस नहीं हो सकती। या फिर वॉल, ये भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। कोई दीवार है तो दीवार के थ्रू भी लाइट पास नहीं हो सकती है। इस तरीके से ये व्हाइट बोर्ड है, इसके थ्रू भी लाइट पास नहीं हो सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि ओपेक से रिलेटेड है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लीजिए आप तब तक, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी सब्सटेंस पर लाइट इंसिडेंट होती है, राइट, तो क्या होता है? तो तीन फिनोमिनोन होती हैं। जब भी किसी सब्सटेंस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो तीन फिनोमिनोन होती हैं। उन तीन में से दो फिनोमिनोन को हमें अपने सिलेबस के अंदर समझना भी है। जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक सब्सटेंस है, राइट, और इस सब्सटेंस का ये सरफेस है ए बी। इस सरफेस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई, ये कोई लाइट है, ये इंसिडेंट हो गई। अगर लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस बाउंस बैक कर गई, वापस अपने पाथ पे मुड़ गई, यानी जिस मीडियम से आई लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, रिफ्लेक्शन। लाइट के इस इफेक्ट को, इस फिनोमिनोन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड, सपोज करें कि ये हमारे पास सब्सटेंस है और यहां से कोई रे इस बाउंड्री पर, यहां बाहर एयर है और ये सब्सटेंस किसी अनदर मटेरियल का बना हुआ है और लाइट एयर से इस मटेरियल के अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन जब मटेरियल डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट मटेरियल में लाइट एंटर करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगी, यानी उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था बट वो स्ट्रेट नहीं जाएगी। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है कि जब लाइट मीडियम्स को चेंज करती है, यानी कि एयर से वाटर में जा रही है लाइट या एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पाथ पे नहीं चल पाती। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्रैक्शन। इसे भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। एंड थर्ड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है कि जब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हो किसी मटेरियल पे, तो उस लाइट का कुछ अमाउंट वो मटेरियल क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये पॉइंट्स तीनों आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स है वो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में हमने लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा, लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझा। आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको समझाए गए सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।